दोस्तों सोचिए जरा कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं। आपको तनख्वाह तो लगातार बरकरार मिल रही है, लेकिन आपको काम नहीं दिया जा रहा। अब काम ना देने की वजह कुछ भी हो सकती है। मुख्यतः अमूमन इस लोकतांत्रिक देश में जो होती है वो जाति ही होती है। आपकी जाति को देखकर आपको काम नहीं दिया जा रहा। एक आम व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? वो खुश रहेगा कि चलो काम मिले ना मिले, कम से कम तनख्वाह तो बरकरार आ ही रही है। लेकिन ये एक आम व्यक्ति होगा तभी कर पाएगा। अगर रिंकू सिंह राही जैसा आईएएस अधिकारी होगा, रिंकू सिंह राही जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें इस बात से उनका ज़मीर गवाही नहीं देता कि वो केवल काम की तनख्वाह उठा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यूपी के गलियारों में और देश भर में उस वक्त सियासत तेज हो जाती है जब रिंकू सिंह राही इस बात का ऐलान करते हैं और राष्ट्रपति को खत लिखते हैं, ये कहते हुए कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे इस पद से हटाकर किसी और पद पर भेजा जाए। उनके इस्तीफे की खबर से सनसनी मची हुई है। कौन है रिंकू सिंह राही? शुरुआत कहां से होती है? इनके संघर्ष की कहानी बेहद दिलचस्प है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में हकीकत है या फिर कोई फिल्म की कहानी चल रही है। सबसे पहले बात रिंकू सिंह राही, जिन्होंने हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है, उनकी कहानी पर करते हैं। जिन्होंने वर्ष 2004 में पीसीएस बैच के अधिकारी रहे हैं। वर्ष 2008 में इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के घोटाले का भांडा फोड़ते हैं। उस वक्त इनकी तारीफ से ज्यादा इनकी बुराइयां और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। फिर वर्ष 2009 में इन पर हमला होता है। ताबड़तोड़ तकरीबन 7 गोलियां इन पर चलाई जाती हैं, एक आंख पर, एक जबड़े पर और एक कान पर, जिसकी वजह से दिखाई देना, बोलना और सुनना तीनों में इन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये उस वक्त भी हार नहीं मानते हैं। ये प्रशासनिक तौर पर आंदोलन करते हैं और जब ये आंदोलन करते हैं तब इन्हें उठाकर मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया जाता है। बावजूद इसके इनके संघर्ष की कहानी लगातार बरकरार रहती है। वर्ष 2021 में ये निर्धारित करते हैं कि अब यूपीएससी का एग्जाम देके ये आईएएस अधिकारी के तौर पर चयनित किए जाते हैं। इनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर में होती है और पोस्टिंग के महज 36 घंटे के भीतर ही इनका तबादला यानी कि ट्रांसफर करवा दिया जाता है। उसकी वजह भी, उसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जब ये अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि एक वकील का मुंशी शौचालय के बाहर पेशाब कर रहा है तो ये उसे पकड़कर उससे उठक बैठक लगवाते हैं। इसको देखते हुए वकील इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो इनका वीडियो बनाते हुए इन्हें उठक बैठक लगाने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद ये बहुत सहज तरीके से उठक बैठक लगा तो देते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इनकी वीडियो वायरल होने के बाद इनका तबादला कर दिया जाता है। अब तबादले के पूरे 8 महीने बाद रिंकू सिंह राही ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर दैनिक भास्कर से बातचीत में कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे मेरी जाति की वजह से काम ना दिया जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि सच में इतना अधिक काम ना हो, या फिर जब मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाले का भांडा फोड़ा है तो हो सकता है कि मैं अब किसी पर काम करूंगा तो मैं भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं सहूंगा, इसी वजह से मुझे काम नहीं दिया जा रहा है। इनके तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच इन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं राष्ट्रपति को खत लिखकर कि वो मुझे किसी और डिपार्टमेंट में भेजें जहां पर काम हो और मैं जनता की सेवा कर सकूं। इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट जरा आप देख लीजिए। वो लिखते हैं कि रिंकू सिंह राही जो दलित समाज से आते हैं, उनका इस्तीफा किसी एक अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। एक ऐसा अधिकारी जिसने 2009 में भ्रष्टाचार उजागर किया, जानलेवा हमले में 7 गोलियां खाई, फिर भी सिस्टम के भीतर रहकर जनसेवा करना चाहता रहा, आज वही ये कहने को मजबूर है कि उसे काम नहीं दिया जा रहा और इसी उपेक्षा के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसकी घनघोर तरीके से निंदा चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी की है। इस पूरी खबर को देखने के बाद मुझे राजेश जोशी की कही हुई वो बात याद आ गई, जहां वो कहते हैं कि मारे जाएंगे वो सभी लोग जो सच सच बोलेंगे, जिनकी कमीज पर दाग नहीं होंगे वो मारे जाएंगे।
फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।